नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी टेस्ट सीरीज़ में आज हम टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 टेस्ट सीरीज़ आपके साथ डिस्कस की थी। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको यूपीएससी नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्ज़ाम की दृष्टि से लेके आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज या आरपीएससी आरएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको अच्छा कंटेंट आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी, पिछली जो सीरीज़ थी वहाँ तक हमने 19 क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए थे। अब यहाँ से हम 20th क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक से अधिक कथन भी सही हो सकते हैं। तो पहला कथन आपका है, अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक मान्यताओं सिद्धांतों को शामिल करता है और नागरिकों और गैर नागरिकों पर लागू होता है। सेकेंड ऑप्शन है, अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक संप्रदाय के पास चल और अचल संपत्ति का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 27 ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के प्रचार या रखरखाव के लिए कोई कर या शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो आपको नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनना है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप स्वयं से 5 सेकंड देखें, हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम आगे अब डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह है आंसर नंबर यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल दूसरा कथन है वही सही है, बाकी के कथन गलत है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि कथन क्यों गलत है और सही है तो क्यों है। पहला कथन गलत है क्योंकि अनुच्छेद 25 ये कहता है कि सभी व्यक्ति समान रूप से विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म के प्रचार, अभ्यास और प्रचार के हकदार हैं। जबकि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक मान्यताओं सिद्धांतों को शामिल करता है और नागरिकों और गैर नागरिकों पर लागू होता है। इसलिए आपका कथन 1 जो है वो गलत है। कथन 2 सही क्यों है? क्योंकि अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे। पहला, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए इंस्टीट्यूशन संस्थान को स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार। दूसरा, धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार। तीसरा, चल और अचल संपत्ति का अधिकार और अधिग्रहण। और चौथा, कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार। तो दूसरा कथन आपका सही है। तीसरा कथन गलत क्यों है? क्योंकि अनुच्छेद 27 ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, किंतु ये प्रावधान केवल कर लगाने पर प्रतिबंध लगाता है, न कि शुल्क लगाने पर। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुल्क का उद्देश्य धार्मिक संस्थानों के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को नियंत्रित करना है और धर्म को बढ़ावा देना या बनाए रखना नहीं है। इस प्रकार तीर्थयात्रियों पर उन्हें कुछ विशेष सेवा या सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए शुल्क लगाया जाता है, ताकि जो धर्मनिरपेक्षता का जो हमारे संविधान में प्रावधान है उसको बनाए रखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 21, इसका आपको जवाब देना है। मार्क्सवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति से प्रभावित होती है। दूसरा कथन है, साम्यवाद में कोई निजी संपत्ति नहीं होगी और इसलिए कोई असमानता नहीं होगी। इस सिद्धांत से संबंधित उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? आपके चारों ऑप्शन यहाँ पर है, केवल 1, केवल 2, दोनों या दोनों ही गलत हैं। तो 5 सेकेंड का आपके पास समय है। आई होप कि जब तक हमने क्वेश्चंस को रीड किया, ऑप्शंस को रीड किया, आपने आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कर लिया होगा। इसका जो सही जवाब है आंसर है बी, यानी सेकंड जो कथन है केवल वही सही है। अब क्यों सही है और पहला कथन क्यों गलत है देखते हैं। इस
एक्सप्लेनेशन में कथन एक इसलिए गलत है क्योंकि राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति से प्रभावित होती है, ना कि आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति से प्रभावित होती है, इसलिए कथन एक गलत है। कथन दो सही है क्योंकि मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी जो वर्ग है, पूंजीवादी वर्ग में वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है जो उत्पीड़ित सर्वहारा वर्ग के भौतिक हितों के विरोधाभास के कारण होता है। यानी जो पूंजीवाद का जो एक वर्ग रहता है उस लगातार जो है संघर्ष के लिए कार्य करता है, तो जिससे कि क्या होता है कि जो उत्पीड़ित सर्वहारा वर्ग है उसके भौतिक हितों के विरोधाभास का कारण भी होता है। पूंजीपति वर्ग द्वारा माल और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए नियोजित मजदूर वर्ग का जो वर्ग है और जो बड़जुआ शासक वर्ग है जो उत्पादन का शासन होता है, और सर्वहारा वर्ग द्वारा उत्पादित अधिशेष उत्पाद के विनियोग के माध्यम से अपनी संपत्ति निकालते हैं या बनाते हैं। यानी कि जो पूंजीपति वर्ग है वो मजदूर वर्ग का एक तरीके से शोषण कर लेते हैं, उसका इस्तेमाल वो अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22, इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दें जब तक हम क्वेश्चन को रीड करें। निम्नलिखित में से किसे संविधान का विवेक माना गया है? पहला प्रस्तावना, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शंस आपके हैं, ऑप्शन ए 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी केवल दूसरा सही है, ऑप्शन डी चारों सही हैं। तीनों सही हैं कहने का अर्थ ये है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 और 3 ही सही है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आप देखें, क्योंकि पहले संविधान का विवेक माना गया है मौलिक अधिकारों को और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, प्रस्तावना को नहीं माना गया है। ग्रानविले ऑस्टिन ने निर्देशात्मक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों को संविधान का विवेक बताया है, ना कि प्रस्तावना को। अब क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक कार्य संसद द्वारा किया जाता है? ये मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। संसद के बारे में ये बात हो रही है। संसद जो है संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को दोषी ठहरा सकता है। तीसरा है ये अपने सदस्यों या बाहरी लोगों को उसके विशेषाधिकार या उसकी अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। तो निम्न जो कोड दिए हैं इनमें से आपको सही जवाब चुनना है। कथन आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई होप कि आपने ऑप्शंस रीड कर लिए होंगे और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल दूसरा और तीसरा कथन ही आपका सही है। संसद की जो न्यायिक शक्तियों में कौन कौन से जो कार्य शामिल होते हैं उसको हम यहाँ एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। पहला है कि संसद जो है संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को दोषी ठहरा सकता है, ये उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकता है, ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीश सहित और उच्च न्यायालयों, मुख्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रपति को नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को हटाने की सिफारिश कर सकता है, लेकिन नियुक्ति नहीं दे सकते हैं ये। इसके अलावा ये अपने सदस्यों या बाहरी सदस्यों लोगों को उनके विशेषाधिकार या उनकी अवमानना के लिए दंडित भी कर सकता है। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर यानी कि कथन नंबर दूसरा और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है स्पीकर भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है। सेकेंड है स्पीकर को केवल प्रभावी बहुमत द्वारा लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा है लोकसभा के विघटन के मामले में अध्यक्ष को अपना कार्यालय खाली करने की आवश्यकता नहीं है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस है ये रहे। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है पहला और तीसरा, ऑप्शन डी है चारों के चारों, यानी कि सभी के सभी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल पहला और तीसरा सही है। कथन 2 जो है वो गलत है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। कथन 1 सही है, अध्यक्ष जो है वह भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है। कथन 2 गलत है, क्योंकि लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही अध्यक्ष को हटाया जा रहा है। यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष की बात की जा रही है। कथन 3, लोकसभा के विघटन के मामले में अध्यक्ष को अपना कार्यालय खाली करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कथन एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 25 ये आपके सामने है और इसका आपको जवाब देना है।
कि शत्रु संपत्ति का शत्रु भारत का CEPI यानी जो निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। शत्रु संपत्ति का जो भारत एक्ट है एक तरीके से वो किसके अंतर CEPI जिसे कहते हैं शत्रु संपत्ति का शत्रु भारत यानी CEPI निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हिंदी में थोड़ी सी यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो सकती है क्योंकि ये जब ट्रांसलेट करते हैं इसको गूगल ट्रांसलेट ऐप की वजह से यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो CEPI की बात कर रहा है मुख्यतया, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो CEPI क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन देखें कि भारत के लिए शत्रु संपत्ति का अभिरक्षक एक भारतीय सरकारी विभाग है जो भारत में पाकिस्तानी नागरिकों के स्वामित्व वाली उपयुक्त संपत्ति के लिए सशक्त है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम को रद्द कर दिया गया था और इस अधिनियम ने भारत के लिए शत्रु संपत्ति के लिए एक संरक्षक या एक या अधिक उप या सहायक कस्टोडियन को सहायता के रूप में नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार को अधिकृत किया। एक ऐसा प्रावधान भी है जो भारत के नियमों 1962 और 1971 के तहत की गई नियुक्तियों को मान्य करता है। विचाराधीन पाकिस्तानी नागरिक 1947 में भारत के विभाजन से पहले अविभाजित भारत के नागरिक थे और पाकिस्तान में बसने के लिए भारत को छोड़ दिया था। साथ ही आगे देखें 11 सितंबर 1965 को जारी अधिसूचना के तहत केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों की ओर से भारत में निम्नलिखित संपत्तियों को कब्जे में रखा जिनके पास प्रबंधन किया गया था। दूसरा, संपत्ति और उसके विनियोजन को तत्काल प्रभाव से संरक्षक के हाथों में सौंपना और इसमें सभी अचल संपत्ति, सभी लोकर और सुरक्षित जमा शामिल है और सभी पराक्रम में लिखित जैसे कि वचन पत्र, शेयर, डिबेंचर और अन्य वाणिज्य भी शामिल है। तो इन सभी संपत्तियों को भारत सरकार ने केंद्र सरकार ने कब्जे में रखा है। भारत के नागरिकों को शत्रु संपत्ति के रूप में घोषित भारत में 1/3 से अधिक संपत्ति के विकास के अधिकार देने, बेचने, स्थानांतरित करने या गिरवी रखने के माध्यम से किसी भी लेन देन में प्रवेश करने पर प्रतिबंध है। कस्टोडियन का कार्यालय बम्बई, कलकत्ता में एक शाखा के साथ स्थित है। संगठन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आई होप कि आप ये एक्सप्लेनेशन समझ पाए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्राम पंचायत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ग्राम सभा के सभी सदस्य वार्ड पंच और सरपंच ग्राम पंचायत बनाते हैं। सेकंड है ग्राम पंचायत 1 वर्ष के लिए चुनी जाती है। थर्ड है ग्राम पंचायत में वयस्क मताधिकार द्वारा चुने गए उपाध्यक्ष होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला या दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या कोई नहीं? तो आई होप कि आपने अपना जवाब दे दिया होगा। इसका जो सही जवाब है इनमें से कोई सा भी कथन सही नहीं है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें आप कि ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा की कार्यकारी सभा समिति होती है। अधिकांश राज्यों में एक ग्राम पंचायत में 5 से 9 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। हर पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। हालांकि ऐसे राज्य जहां महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिशत और भी अधिक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भी सीटें आरक्षित है। पंचायत के सरपंच यानी मुखिया को गांव के सभी मतदाताओं द्वारा सीधे चुना जाता है। सरपंचों के कुछ कार्यालय अब महिलाओं के लिए आरक्षित है और कुछ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए है। सरपंच जो है वो पंचायतों की बैठकों को बुलाता है और उन बैठकों की अध्यक्षता करता है। उसे प्रति माह पंचायत की कम से कम एक बैठक में बुलानी होती है। विशेष बैठक बुलाने के लिए पंच भी उससे अनुरोध कर सकते हैं। उन्हें अनुरोध के 3 दिनों के भीतर इस तरह की विशेष बैठक बुलानी होगी। सरपंच पंचायत की बैठकों का रिकॉर्ड रखता है। पंचायत उसे कोई विशेष कार्य सौंप सकती है। पंचायत के सदस्यों द्वारा एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। संविधानवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है ये लोगों को संप्रभुता को मान्यता नहीं देता है। ये सरकारी संपत्तियों पर सीमाओं की आवश्यकता की पहचानता है, आवश्यकताओं को पहचानता है। इसके ढांचे को संरचना प्रदान करने के लिए प्रभावी कानूनों और उनके प्रवर्तन की आवश्यकता है। तो आप नीचे दिए गए कोड में से अपना जवाब चुनें। पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों कथन सही हैं। कौन सा आपका सही जवाब है?
तो कमेंट में आपने कमेंट किया होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि संवैधानिकता का अर्थ सीमित सरकार या सरकार पर सीमा है। ये मनमानी शक्ति का विरोधी है। संवैधानिकता शक्तियों के साथ सरकार की आवश्यकता को पहचानती है, लेकिन साथ ही ये भी जोर देती है कि सीमा को उन शक्तियों पर रखा जाए। संवैधानिकता और लोकतंत्र। सत्तावादी सरकारें अपने स्वभाव से असंवैधानिक है। ऐसी सरकारें खुद को कानून से ऊपर समझती है और इसलिए सत्ता या प्रतिनिधियों के शासन को अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संवैधानिकता हालांकि मुख्य रूप से लोगों की संप्रभुता की धारणा पर आधारित है, जिसे एक प्रतिनिधि सरकार द्वारा सीमित तरीके से प्रयोग किया जाना है। चुने हुए प्रतिनिधियों को लोगों की इच्छा के आधार पर लोगों की ओर से अधिकार का प्रयोग करना होता है। वास्तविक लोकतंत्र के बिना कोई संवैधानिकता नहीं हो सकती है। संवैधानिकता और कानून का नियम। संवैधानिकता और कानून का नियम है। कानून का नियम कानून की सर्वोच्चता को दर्शाता है कि समाज कानून द्वारा शासित होता है और ये कानून सरकार और राज्य के अधिकारियों सहित सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। संवैधानिकता के बुनियादी सिद्धांत के बाद कानून के शासन को बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले आम संस्थागत प्रावधानों में सत्ता का पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा, पूर्वव्यापी कानून का निषेध और बंदी प्रत्यक्षीकरण शामिल है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 पंचायतों के लिए धन के स्रोतों में शामिल है। ऑप्शन नंबर आपका कथन है, पहला है घरों, बाजारों, स्थानों आदि पर करों का संग्रहण। दूसरा है सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों और जिला पंचायतों के माध्यम से सरकार की धनराशि को प्राप्त करना। तीसरा है सामुदायिक कार्यों के लिए दान आदि। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या सारे के सारे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी सारे कथन सही हैं। अब एक्सप्लेनेशन देखें कि वित्तीय संसाधन पंचायतों द्वारा कार्यों के प्रदर्शन के लिए आवश्यक है, चाहे अनिवार्य कार्य हो या विकासात्मक कार्य। ग्राम पंचायतें बेहतर काम कर सकती है अगर उनके पास खर्च करने के लिए प्राप्त धन हो। अनुदान प्रभारी के ऊपर या और ऊपर राज्य सरकारों ने पंचायतों को कर लगाने और धन एकत्रित करने का अधिकार दिया है। कुछ स्रोत इस प्रकार हैं, जैसे संपत्ति, भूमि, माल और मवेशियों पर कर, किराए, बारात घर या पंचायत के किसी भी अन्य संपत्ति की तरह की सुविधाओं के लिए एकत्रित धन। इसके अलावा अपराधियों से विभिन्न प्रकार के जुर्माना जो वसूल किए जाते हैं। राज्य सरकार और संघ सरकार से जो अनुदान या सहायता जो मिलती है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को दिए गए भू राजस्व का एक हिस्सा, ग्रामीणों से कुछ सामान्य कारणों के लिए एकत्रित किए धन, दान, घरों, बाजारों, स्थानों आदि पर करों का संग्रह। तो सरकार की विभिन्न विभागों और जिला पंचायतों के माध्यम से सरकार की धनराशि के माध्यम से प्राप्त जो धनराशि है, इसके अलावा सामुदायिक कार्यों आदि के लिए जो दान मिलता है, ये सारा कुछ उसमें शामिल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक अधिकारों से संबंधित सही है? पहला कथन है, ये देश के सभी लोगों द्वारा प्राप्त अधिकारों का पालन करता है और किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। मौलिक अधिकारों की बात हो रही है। ये संविधान द्वारा दिया गया और संरक्षित है, जिसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके अपना जवाब चुनना है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या कोई भी सही नहीं है। आई होप कि आपने जवाब दिया होगा कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब है कि दोनों के दोनों कथन गलत हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। मौलिक अधिकार किसी देश के सभी लोगों द्वारा प्राप्त अधिकारों का पालन करता है और किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, लेकिन इसे राष्ट्रीय एकीकरण, सुरक्षा आदि के आधार पर, यानी कि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में प्रतिबंधित किया जा सकता है। युद्ध जैसी परिस्थिति में भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा टेस्ट सीरीज़ नंबर 3, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस, पॉलिटी के क्वेश्चंस हमने 3 सीरीज़ में डिस्कस किए हैं। अब आने वाली सीरीज़ में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पॉलिटी के ही। फिर हम नेक्स्ट हमारे जो सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे वो है हिस्ट्री के टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, इश्यूज़ को भी हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।